नमस्कार दोस्तों। आज पर्यावरण को आगे पढ़ेंगे। कल एक क्लास हुई थी, उसके बाद सेकंड क्लास है। आज सेकंड क्लास में पढ़ेंगे कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी यानी GEF। जी से ग्लोबल, ई फॉर इन्वायरमेंट और एफ फॉर फैकल्टी। जैव विविधता पर अभिशमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमय यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC। मरुस्थलीकरण के लिए विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिशमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिशमय स्थायी जैव प्रदूषकों स्टॉकहोम अभिशमय एवं पारा पर मिनीमाता अभिशमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ये रियो डी जेनेरियो किसने करवाया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, जो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो इसी को पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो को पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? वो आयोजन आपका किया था UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त पर्यावरण डेवलपमेंट सम्मेलन के तहत इसका आयोजन किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? अब वही जो भूमंडलीय पर्यावरण सम्मेलन, इसी को पृथ्वी सम्मेलन बोल देता है, इसी को इन्वायरमेंट समिट भी बोल देता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान से इसको पढ़ना है, उसके बाद इसके जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह जैव विविधता पर अभिशमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। अभी ऊपर बताया आपको। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों के अंतरण को क्या करता है? सुकर बनाता है। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही सही है। यह जैव विविधता पर अभिशमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमय के लिए एक वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। एक्सप्लेन देख लो इसका। रियो अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो, रियो मतलब रियो डी जेनेरियो के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फैकल्टी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी की स्थापना की गई। कब? रियो अर्थ समिट के दौरान विश्व के पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी की स्थापना की गई थी। पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी जैव विविधता पर अभिशमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमय यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC का फुल फॉर्म पता चला आपको? पूछ लेता है कभी कभी कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। तो UN से यूनाइटेड नेशन, F से फ्रेमवर्क, C से कन्वेंशन, दूसरे C से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट और इससे
थर्ड सी से चेंज होता है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन इत्यादि के लिए यह वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन के लिए एक संस्थान बनाया गया जिसे UNCCD नाम दिया गया था, क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, एजेंडा 21 क्या था? तो जब 1992 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वहाँ रियो डी जेनेरियो में, तो वहाँ पर एक एजेंडा लागू किया गया था जिसको सारे देश मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पालन करते हैं। उसको कहा गया था एजेंडा 21, यानी कि वहाँ का जो घोषणा पत्र था, कहाँ घोषणा पत्र, रियो डी जेनेरियो का, उसके बारे में एजेंडा 21 नाम से उसको जाना जाता है। और उसमें जो जो कार्यवाही पर्यावरण की सजगता के लिए लागू की गई या घोषणा की गई, उनको इसमें दर्शाया गया था। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। बार बार ये रिपीट हो रहा है कि अर्थ सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसे कहा जाता है। तो जो रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण सम्मेलन 1992 में फर्स्ट टाइम हुआ था, उसी को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अब ये स्टॉकहोम सम्मेलन, तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन ये हुआ था 1972 में। तो इसी की वर्षगांठ में पर्यावरण सम्मेलन 1992 ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया तो उनमें एक सामूहिक कार्यवाही घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 क्या है? धारणीय विकास यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसी के तहत आए थे। एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। तो एजेंडा 21 क्या करता है? ये पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। समझ में आया? नेक्स्ट, इसके आगे जैसे जैसे आप पढ़िएगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मैंने बताया जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 20वीं वर्षगांठ जब आई। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। उसकी 20वीं वर्षगांठ कब हुई? तो इसमें 20 साल जोड़ा तो कब आएगा? 1992। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर एक समझौता किया गया, जितने भी देश वहाँ उपस्थित हुए, उसी समझौते का नाम एजेंडा 21 पड़ा। फिर से देख लीजिए कि एक स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण को लेकर 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? ये स्वीडन में है। कहाँ है स्टॉकहोम? स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्वीडन की राजधानी ही स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम। वहाँ 1972 में एक पर्यावरण को लेकर सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन की जब 20वीं वर्षगांठ आई, यानी 20 साल जब बीत गए, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। वहाँ एक समझौता लागू हुआ। उसी समझौते में जो घोषणाएं की गई सभी देश सम्मिलित रूप से किए, उसको एजेंडा 21 नाम दिया गया। उसी की एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए 5 वर्ष के पश्चात, यानी कि 1992 और +5 यानी 1997 में पृथ्वी सम्मेलन 2 बुलाया गया। उसे 1997 +5 नाम दिया गया। अब ये कहाँ होता है उसके बारे में। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन की 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए, यानी एजेंडा 21 के। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया।
इस एजेंडा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी एजेंडा 21 को किस भाग में बांटा गया है, वो 4 भागों में, यहाँ प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो एजेंडा 21 को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, उसको देख लेते हैं। जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, पहला भाग जो बताता है एजेंडा 21 का, उसमें कह रहा है तो जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, उनका सर्वेक्षण तथा संकटग्रस्त, जो सर्वेक्षण के पश्चात जो संकटग्रस्त जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं उनका क्या करना है, संरक्षण कर रहा है। उसके बाद विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, यानी विकासशील जो देश हैं तो वहाँ पर क्या करना है, दूसरा इसमें एजेंडा 21 का मूल क्या था कि विकासशील जो देश हैं उनमें गरीबी निवारण योजनाएं लागू करनी है तथा जनसंख्या को नियंत्रित करना है। तीसरा था कि पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, जो पूंजी स्थानांतरण है उसको उदार बनाना है। और चौथा था कि सबको खाद, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा। तो पहला था जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, दूसरा था विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाना, और चौथा था कि सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा मिले। तो ये एजेंडा 21 के मूल थे जो डिसाइड किए गए थे, 4 कारण। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था ये। तो एजेंडा 21 क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा उसकी विकास की दिशा पर यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसको महत्वपूर्ण कदम बताया गया 1992 में। अब इसमें से क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ना है और आंसर देना है। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ऊपर पढ़ा ही है कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है कि सतत विकास के लिए यह एक कार्य योजना है। पहला की पॉइंट, ये सतत विकास हेतु है। तो एजेंडा 21 क्या है, सतत विकास के लिए एक कार्य योजना है, तो ये तो सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये भी सही 2002 में इसकी थोड़ा उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी 1972 में, और 1992 में एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई थी जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसका सिर्फ एक ही सही है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है केवल प्रथम सही है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ये सही है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया था, बताया था ऊपर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, काहिरा में, डरबन में, रियो में या क्योटो में। तो ये किया गया था रियो में, कब, 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, ये भी आपको पूछता है, 1997 में। एक काहिरा कहाँ पड़ता है, तो काहिरा मिस्र में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयास था। अब रियो 20 सम्मेलन, तो रियो 20 सम्मेलन क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। रियो 20 सम्मेलन वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों के बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रियो 10
रियो 10 कब होगा? 2002 में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तो रियो 10 बोले यानी 1992 में 10 जोड़ देना तो सीधे 1992, और ये 1992 में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, सितंबर 2002 में। एवं रियो 20 यानी 2012 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ था। रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ थी। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणापत्र का शीर्षक था, क्या था? द फ्यूचर वी वांट। पूछा जाता है कि 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन का घोषणापत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया। इसी आह्वान पर यानी भारत के ही आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था की कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। ध्यातव्य है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो +20 यानी 2012 में सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बन पाई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्याख्या भी नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन में को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। यानी कि जो औद्योगिक राष्ट्र थे इसमें क्या था कि पर्यावरण को लेके कुछ लोगों में रोक भी लगानी थी, लेकिन सभी देश उसको सहमत नहीं हुए, इसलिए जो है ये फेल हो गया, मतलब पूरी तरह सफल नहीं हुआ जो रियो 20 सम्मेलन था। रियो 20 कहाँ हुआ था? 2012 में। रियो 20 कब हुआ? 2012 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। रियो 10 कहाँ हुआ था? 2010 में, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। और रियो +5 हुआ था, कहाँ हुआ था? रियो +5 उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। 1997 में जो हुआ था। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो +20 का सम्मेलन क्या था? यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। सही है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय यानी मिनिस्ट्रियल बैठक थी। नहीं। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन था। नहीं। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन था। ये भी नहीं। तो क्या था? धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सम्मेलन था, रियो 20। तो वही है, सही है। नेक्स्ट, रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ व वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन 5 कब हुआ था? 2005 में, 2000 में, 1999 में या 1997 में? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तो फिर +5, तो 92 में +5 किया तो कितना होगा? 97। तो कब होगा इस पृथ्वी सम्मेलन +5? 97 में। +10 बोले तो ये होगा 2002 में जोहान्सबर्ग में। +10 बोले तो रियो डी जेनेरियो में 2012 में। +20 बोले अगर, +10 बोले तो 2002 में। तो ये सब याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों के बाद 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा
21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। आगे क्वेश्चन, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? बताया था ना, बताइएगा। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी हैव। तो द फ्यूचर वी वांट था रियो +20 सम्मेलन। रियो 20 सम्मेलन का आयोजन पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो +20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। नेक्स्ट, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में, रियो डी जेनेरियो में, जिनेवा में, ब्यूनस आयर्स में। तो रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 1992 में। पृथ्वी +5 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। पृथ्वी +10 जब पूछे ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 2002 में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। किस लिए हुआ था? सतत विकास के संबंध में। +20 पूछे तो 2012 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। इसका शीर्षक क्या था? फ्यूचर वी वांट। क्लियर? आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि आविर्भूत हुई। जोहान्सबर्ग में 2002 में संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, संधारणीय मतलब सतत। रियो डी जेनेरियो के 2012 के सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यहाँ हुआ था। पेरिस सम्मेलन में 2015 जलवायु परिवर्तन पर, या नई दिल्ली 2016 के विश्व संधारणीय विकास सम्मेलन। तो ये दूसरा बता ही दिया है आपको। 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन करने के लिए सरकारों आदि को कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी PAGE का सृजन किया गया। नेक्स्ट, विभिन्न संगठन और संस्थान जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, संगठन और संस्थान। पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों और संस्थानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। तो नीरी कहाँ अवस्थित है पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इसका पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान CPHERI के रूप में हुई थी। वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। तो नीरी की कितनी प्रयोगशालाएं हैं? 5। नीरी की कितनी प्रयोगशालाएं हैं? 5 क्षेत्रीय। पहली चेन्नई, दूसरी दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। सीधे महानगर 4 याद रखना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और एक और जोड़ देना है हैदराबाद। 4 महानगरों को जोड़ने वाली चतुर्भुज योजना याद है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। उसमें चेन्नई किसको जोड़ा गया था? चेन्नई को, कोलकाता को, दिल्ली को, मुंबई को, 4 महानगरों को। एक महानगर उसमें और ऐड कर देना, हैदराबाद को। तो इसकी नीरी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? 5। तो ये हैं चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है। अगला
नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नीरी के निदेशक, अभी तो दूसरे हैं, अतुल नारायण वैद हैं, ये पहले का है थोड़ा, इसको वर्तमान में नीरी के निदेशक देख लीजिएगा अपने करंट के हिसाब से, ठीक। ये आपका चेंज होते रहते हैं। NEA यानी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, NEA का नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया गया है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। NEA की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। इस NEA का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ताकि पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1991 को IMC, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आई। तो 17 मार्च 1951 को अस्तित्व में आई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ये कहाँ जिनेवा पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। इसके वर्तमान महासचिव पेट्री टलास और अध्यक्ष जर्मनी के गेहार्ड एड्रियन है। ये भी करंट से रिलेटेड है, तो इसको आप देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसी का वो हुआ था स्टॉकहोम में बैठक, ठीक है, 1972 में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में अवस्थित है। वर्तमान में इसकी प्रमुख डेनमार्क की इंगर एडरसन है। इसके भी प्रमुख आपको करंट के हिसाब से देखना है क्योंकि हर बार चेंज होता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। ये मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल और गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 56 से अधिक देशों में स्थापित हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, ग्रीन पीस का, ठीक। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? बंगलौर में, नागपुर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। तो ये नागपुर में अवस्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1958 को। याद रखिएगा नीरी के। और नीरी के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक तो आपका हैदराबाद, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा चेन्नई, तीसरा कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। चौथा कोलकाता में है और पांचवा मुंबई में है। ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके नीरी के। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो पूछा जाता है नीरी किसके अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1958 में नागपुर में, बताया ही था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नेशनल, नीरी अगर दे दे उसका फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीरी का फुल फॉर्म।
की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद हैं। NEE नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, इसका देखो फुल फॉर्म पूछ लिया। NEE से क्या आशय है? नेशनल एनवायरमेंटली एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या नेशनल इन्वेंट एसोसिएशन। तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है इसका। NEE का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। NEAA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है के लिए स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया उद्योगों संचालन प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 23 मार्च 1950 को। ठीक। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसके मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। UNEP का मुख्यालय पूछा है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है, अभी पढ़ा। EPA का इन्वायरमेंट प्रोग्राम अथॉरिटी है इसका फुल फॉर्म। EPA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सी नंबर। EPA का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बताया था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस फ्रांस में, बीजिंग चीन में, उलान बटोर मंगोलिया में, नैरोबी केन्या में। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? नैरोबी केन्या में। कब किया गया था? 2019 को। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें ऐड है। समग्र विषय उस समय के टाइम के करंट, समझे। पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य केन्या नैरोबी में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण UNEA 5 का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। UNEA 5.1 का ऑनलाइन आयोजन 22 से 23 फरवरी को और 2021 के मध्य तथा UNEA के 5.2 का आयोजन नैरोबी में 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के मध्य किया गया था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण की सुरक्षा संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। इसी को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छाता विधान किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, संरक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और उपशमन के उपाय करे। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 या 3 दिसंबर। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 या 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को भोपाल में। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था एक कंपनी से, तो उसके बाद बहुत घातक परिणाम आए थे, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों के समन्वय बनाने एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत किया गया था। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों, कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं भी आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे गए हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में से प्रत्यक्ष संबंध वन नीति। पर्यावरण संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति पर्यावरण अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, NGT का। वर्तमान में इसके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं, अब ये दूसरे चेंज हो गए हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति या क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति पर्यावरण न्याय देंगे और जो उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। तो NGT के प्रमुख बताएं आप कमेंट बॉक्स में। NGT के वर्तमान में प्रमुख कौन है वो बताना है। प्रेजेंट टाइम में NGT के है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आदर्श कुमार गोयल नहीं पहले थे, दूसरे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो NGT के अध्यक्ष कौन हैं? NGT के अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अपडेट करते चलते हैं। तो NGT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। इसमें NGT के आदर्श कुमार गोयल वो पहले थे, दूसरे प्रकाश श्रीवास्तव। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? सबको पता है 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1986 में। क्योटो प्रोटोकॉल का बात 1997 में याद रखिएगा, वो भी आएगा। पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ। इसे छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1986 में। पढ़ाई है। कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया? 1986। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया था? बताओ।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रेशन संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, अनुवंशिक निर्मित जीवों, कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में अनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं भी आते हैं अनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये तो है ही है, पढ़ ही रहे हो। औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, वन नीति, तो बताइए इसमें से कौन से। तो वन नीति भी पर्यावरण संरक्षण से है और दूसरा भी सही है, तो पहला दूसरा इसमें कर सकते हो आप, लेकिन इसमें सभी चारों दिया है, हमको बाकी की जानकारी। तो इसमें वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीतियाँ भी पर्यावरण संबंधित लागू की गई और शिक्षा नीति भी आई पर्यावरण में, ये चारों संबंधित हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया था। NGT के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव, अभी ऊपर बताया है। NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और उसके अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, नेशनल एडॉप्शन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं वर्षगांठ में शामिल न होना। तो ये समझ नहीं है, ये तो क्लीन के लिए किया ही गया है, तो पहला दूसरा सही है, यानी तीसरा सही नहीं है, गलत पूछा था ना उसने। नेक्स्ट, स्वच्छ विकास युक्त CDA में UNFCCC, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जन 1 के विकसित देश गैर एनेक्जन 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्शन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामने करने से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। सही है ये। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप नहीं। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों के कार्यों के अनुरूप नहीं। तो इनमें से कौन सही है? पहला।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा और इस समय एनजीटी के अध्यक्ष हैं। कौन है एनजीटी के अध्यक्ष? श्री प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, जबकि सीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। दोनों सही है। तो आज क्वेश्चन यहीं तक है, तो ये ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार आपके यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, ये दोनों आपके सही हैं। इसके आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपकी पूरी सीरीज को कंप्लीट जल्द से जल्द करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।